अब हमारा टॉपिक है जो कल मैं कंप्लीट कर रहा था, जिसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया। भारत में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, या शॉर्टेस्ट डे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद करने का जो ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो जनरली हमें क्या है कि दिस इज ग्लोब, ये ग्लोब है, और ग्लोब जो है वो 3 जगह से काटा गया है। 1, 2 और 3। तो कैसे याद रख सकते हैं? तो इसमें 3 डेट्स आपने याद करनी है। जनरली क्या है, कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं, सक्सेसिव नंबर्स हैं, जैसे 21, 22, 23, ये सक्सेसिव नंबर्स होते हैं, बट दे आर नॉट 21, 22, 23। हमने जो लिखना है, जैसे ऊपर से 21, फिर इसका कॉन्जिक्यूटिवली 23, इसका नीचे 22। हमने मैं जो 3 लाइनें बताई है 1, 2, 3, तो ये सारा का सारा है, पहला 21, 23, 22। तो जो सबसे ऊपर जो है, इसको मैं बता रहा हूँ लॉन्गेस्ट डे। लॉन्गेस्ट डे यानी कि सबसे लंबा जो दिन जो है वो 21 जून। 21 जून जो है दैट इज लॉन्गेस्ट डे। और सबसे नीचे जो है दैट इज लॉन्गेस्ट नाइट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 21 जून। भारत में सबसे लंबी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर। अब व्हेन इट हैज इक्वल नाइट्स एंड इक्वल डे, इक्वल डे और इक्वल नाइट कब होती है, दैट इज ऑन 23 मार्च। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ तो कैसे आएगा। जून, मार्च, दिसंबर, सॉरी 23 नहीं, 23, 23 सितंबर है। तो बीच में 23 सितंबर, ऊपर है 21 जून। जो 3 थे वो ये हैं, लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट इक्वल नाइट एंड डे। तो 21, 23, 22, और एक और याद रखेंगे आप यहाँ पर, 21 भी याद रखेंगे। तो 21 मार्च इज ऑल्सो यूज फॉर अनइक्वल इक्वल इक्वल अनइक्वल इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स। दिन और रात जब बराबर होते हैं, तो वो साल में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, 21 मार्च और 23 सितंबर को डे एंड नाइट बराबर होते हैं, रात और दिन बराबर होते हैं। तो ये मैंने आपको ये बताया कि ये सारा का सारा जो है इंडिया के बारे में है। और इंडिया का जो मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बताए थे, उसके अंतर्गत क्या है कि इंडिया फॉल्स इन, जो इंडिया का जो है, जो आता है, इंडिया फॉल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में बसता है। एंड सम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया फॉल्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज हैं वो दक्षिण गोलार्ध में पड़ती हैं, दक्षिण गोलार्ध में पड़ते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो मैंने क्यों क्यों बता रहा हूँ आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में। अगर जो चीज़ें हमारी
हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ पहले वो समझ लें आप। कि अगर आपने सुना है तो आप सुन लें कि लॉन्गेस्ट डे जो है, सबसे लंबा दिन जो भारत का है वो दैट इज 21 जून, 21 जून है। लॉन्गेस्ट नाइट, सबसे लंबी रात जो है भारत की, दैट इज ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को होती है। इक्वल नाइट एंड इक्वल डे, मतलब कि बराबर दिन और बराबर रात जब होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। तो इसमें मैं सबके साथ जो बोला हूँ वो यही बोला हूँ कि भारत में जो मैं दूसरा रीजन बता रहा हूँ आपको व्हाई इट इज सो कॉल्ड, बिकॉज जो अगर आपका कोई कंट्री है जो अगर सॉदर्न हेमिस्फीयर में आती है, सॉदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिण दक्षिण गोलार्ध में आती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है सॉदर्न हेमिस्फीयर में, तो जो हमारे जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो वहां पर उनका लॉन्गेस्ट नाइट होती है। अगर सॉदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट डे इन सॉदर्न हेमिस्फीयर इज 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन सॉदर्न हेमिस्फीयर इज 21 जून। तो इसमें किसी को कोई परेशानी है या समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। सॉदर्न हेमिस्फीयर और लॉन्गेस्ट सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सॉदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट डे 21 जून, लॉन्गेस्ट नाइट 22 दिसंबर, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। और ये सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये सब भारत में है। जब यही चीजें जब सॉदर्न हेमिस्फीयर में चले जाती हैं, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में चले जाती हैं, तो ये सारी सारी उल्टी हो जाती हैं। जो लॉन्गेस्ट नाइट था, ये जो लॉन्गेस्ट नाइट नाइट है वो जो डे है ये वाला, ये लॉन्गेस्ट डे बन जाता है सॉदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखेंगे आप लोग। इक्कीस जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी लंबी रात होती है। तो इतना था। अब नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज वी विल टॉक अबाउट फिजियोट्रॉपिक डिवीजन, यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब है कि हम भारत की पर्वतीय श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये हमारा चिकन नेक है। चिकन नेक यानी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर वगैरह जो है वो उसमें आते हैं। तो जो याद रखेंगे, ये जो एरिया है, इतना एरिया, दैट इज हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज कहा जाता है इनको। और हिमालयन रेंज में जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालयन रेंज में,
दैट इज, या फिर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो है, दैट इज, मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व लेता हूँ। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट जो है वो 8848 मीटर, 8848 मीटर जो है उसकी हाइट है। ऐसे ही भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी इसी रीजन में आती है, जो मैंने आपको अभी येलो से शो करता हूँ, ये येलो से शो किया है। तो इसका नाम क्या है? थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन आई है बीच में, तो दोस्त हु आर स्टडिंग, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आज हिस्ट्री की क्लास है वो नहीं होगी, उसकी जगह मॉक टेस्ट होगा कल सभी का। और उसके लिए मैम अभी उसकी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप काइंडली, आज आप हिस्ट्री की क्लास से फ्री हैं, लेकिन फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप घर पे बैठ के पढ़ते रहेंगे, क्योंकि कल जो है आपका उस चीज़ का मॉक टेस्ट होगा हिस्ट्री का। एंड नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई वर्ड्स, मैं जहाँ से पढ़ा रहा था आपको। तो वो क्या है कि इंडिया हाईएस्ट पीक इज, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, इंडिया हाईएस्ट पीक इज केटू। केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और व्हाट इज द हाइट ऑफ, उसकी हाइट कितनी है? केटू पीक दैट इज 8611 मीटर, 8611 मीटर जो है उसकी हाइट है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वहां पे ऑप्शन में इंडिया हाईएस्ट पीक जो है वहां पे आपको ऑप्शन में केटू मिलेगा ही नहीं, कुछ और नाम दिया हुआ होगा। तो केटू इज ऑल्सो नोन एज, केटू का एक और नाम है, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन इज द नेम ऑफ केटू। गॉडविन ऑस्टिन इज द अनदर नेम ऑफ केटू। नेक्स्ट उसके बाद कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ की हैं, किस राज्य की हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, नंगा पर्वत, इट इज लोकेटेड इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ये नंगा पर्वत। नेक्स्ट इज नंदा देवी, नंदा देवी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। फिर इसका आता है कामेट, तो याद रखें कामेट ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे डाफला, मिनी, मिशमी, अभोर जो है, दीज ऑल आर इन अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे सारे जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
फिर इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ये स्थान है दैट इज कॉल्ड एज, जो मैंने रेड से शो किया है, दैट इज नोन एज नागा हिल्स। इन्हें नागा हिल्स कहा जाता है। नागा हिल्स जो है वो नागालैंड में स्थित है। और द हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स इज, नागा हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज सरमती पीक। सरमती पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है नागालैंड की या उसके नागा हिल्स की, दैट इज सरमती पीक। फिर उसके बाद एक जो आती है वो यहाँ पर स्थित है, द नेम ऑफ दिस इज मिजो हिल्स। ये मिजोरम की पहाड़ियां हैं, मिजो हिल्स। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजो हिल्स इज नोन एज, जो मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, मिजो हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज लुसाई। लुसाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम या मिजो हिल्स, और इसको ब्लू पीक भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू पीक। इसको ब्लू पीक के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद एक ये जो क्षेत्र है इट कम्स अंडर असम, असम के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। तो असम की जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज नोन एज बरेल। असम की जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज नोन एज बरेल। तो ये बरेल भी उसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो था ये हमारा सारा का सारा पहाड़ी के बारे में था, फिजियोग्राफिक डिविजन्स। अब उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं दैट इज कमांडर्स। आज का देखा है कि मैच द फॉलोइंग आता है, तो मैच द फॉलोइंग में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ग्लेशियर्स। तो कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है वो पढ़ना जरूरी है हमें। ग्लेशियर्स तो J&K का, हाँ, नागा हिल्स की जो पीक है दैट इज सरमती पीक। सारा नहीं, सरमती, SARMATI, सरमती पीक, सरमती चोटी। अब उसका जो नेक्स्ट मैं टॉपिक रहा हूँ दैट इज ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है J&K। J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी ग्लेशियर्स हैं, दैट इज जोजिला, इसका बुर्जिल, इसका बनिहाल, इसका है पीर पंजाल, बनिहाल और पीर पंजाल। तो ग्लेशियर्स के जो चार मशहूर, सॉरी, जम्मू कश्मीर के जो चार मशहूर या फेमस ग्लेशियर्स हैं वो दैट दे आर जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल एंड पीर पंजाल। ऐसे ही नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश, HP। ऑलमोस्ट HP के सबको पता होगा। बारालाचला, बारालाचला, रोहतांग और शिवकिला। शिवकिला, हाँ। अब आप देख रहे हो, बोल रहे होंगे सर और भी लेडी ऑफ केलोंग करके नाम से भी है, और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। तो मैंने इसके बारे में, इनके बारे में ही क्यों बात की है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ
हिमाचल प्रदेश पीसीएस ने या फिर यूपीएससी या फिर एसएससी की जो पैन इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बेसिस पे ये सारे सारे नोट्स बनाए गए हैं। कुछ नोट्स जो है वो एनसीईआरटी के थ्रू बनाए गए हैं जिसमें आपको बताया जाता है भी हर एक चीज डिटेल में, और दूसरे ये कुछ क्वेश्चन नोट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेटिव हैं, तो इसलिए आपको बताया जाता है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं लेकिन आपको बस इतना ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो ग्लेशियर्स हैं वो है माना और लिपू लेक। माना एंड लिपू लेक आर द ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये क्यों मैंने सिर्फ दो ही बताए हैं एंड वाई दे आर इन न्यूज। जो लिपू लेक है तो याद रखेंगे लिपू लेक इज द पाथ ऑफ कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो रास्ता है, पथ है, वो लिपू लेक से होकर निकलता है। तो लिपू लेक इज द पाथ ऑफ कैलाश मानसरोवर। पाथ ऑफ कैलाश मानसरोवर इज द लिपू लेक। तो वहां पे आपको उस हिसाब से बता दिया गया है। नेक्स्ट जो है दैट इज सिक्किम। सिक्किम के जो फेमस ग्लेशियर हैं और पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट इज नाथुला एंड जेपला। नाथुला दर्रा और जिलेपला। जिलेपला जो है दे आर द ग्लेशियर्स ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो ग्लेशियर्स हैं सॉरी स्लीपिंग सर, स्पेलिंग सर। किस किस स्पेलिंग बोल रहे हैं आप? सरमती पीक तो चला गया, नागा हिल्स। ये टॉपिक तो आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लेशियर्स। आपको किसी को पिछला नहीं समय आया तो आप पूछ सकते हैं उस टाइम पे जब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा था। हाँ, सिक्किम में जो सेकंड है दैट इज जेलेपला। JELEP इसका ला LA जेलेपला। दे आर द ग्लेशियर्स ऑफ सिक्किम। ये सिक्किम के ग्लेशियर्स हैं। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो ग्लेशियर्स हैं दे आर बूमला एंड बूमडीला। बूमला एंड बूमडीला आर द ग्लेशियर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश की ग्लेशियर्स हैं। सर बोनला एंड बोनडीला यही बोला? नेक्स्ट इसका जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जो कोस्टल एरिया आपको मैंने बताया था, तभी क्षेत्र आपको मैंने बताया था। तो उन्हें जो जितना क्षेत्र है उसमें उसको क्या कहा जाता है, जैसे
जो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उसको क्या नाम से जाना जाता है? गोवा और महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है ये आजकल रिपीट टाइम में। तो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उसको बोला जाता है सौराष्ट्र। फिर उसके बाद गोवा एंड महाराष्ट्र का जो है गोवा और जो महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसको कोंकण कहा जाता है। फिर उसके बाद है कर्नाटक। तो कर्नाटक जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है कनारा। मैं बोल रहा हूँ गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उसका नाम है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र। फिर गोवा और महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोंकण। KONKN कोंकण। फिर इसका जो कर्नाटक का कनारा। क्षेत्र है इसका जो कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है उसको बोला जाता है कनारा। कनारा लिख दिया मैंने आपको। नेक्स्ट उसके बाद आता है केरल। केरल का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है मालाबार। गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ सौराष्ट्र। गोवा और महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसका नाम है कोंकण। कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है उसको बुलाता है कनारा। और केरल का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है मालाबार। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोरोमंडल। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है नॉर्दर्न सिरकार। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है नॉर्दर्न सिरकार। और वेस्ट बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो ये सारे जो तटीय क्षेत्र हैं भारत में जिस जिस सीमा के साथ लगते हैं तो मैंने आपको सारा बता दिया उनका क्या क्या नाम है। तो अभी तक जितना मैंने आज पढ़ाया है इसमें अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में चीज़ नहीं आई हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी किसी तरह की क्वेरी अगर है तो आप बता सकते हैं पूछ सकते हैं आप। सर आपने जो स्टार्टिंग में बताया था ना वो लॉन्गेस्ट डे लॉन्गेस्ट नाइट में, तो जो उसमें एक चीज तमिलनाडु का है आपने दैट इज बोली। कोरोमंडल। कोरो नहीं नहीं सर, वो नहीं के बोल रहा मैं। ROMANDEL कोरोमंडल। हेलो।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अंडमान एंड निकोबार। हाँ, उड़ीसा का जो है दैट इज नॉर्दर्न सिरकार, NORTHERN, नॉर्दर्न सिरकार, CIRKAR, नॉर्दर्न सिरकार। नॉर्दर्न सिरकार वो साउदर्न और हाँ, वो मैंने साउदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बताया था, याद रखें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जिसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, हिंदी में उत्तरी गोलार्ध ले देता हूँ मैं, गोलार्ध। और दूसरा जो मैंने बताया था दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि दक्षिण गोलार्ध। साउदर्न हेमिस्फेयर एंड सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो मैंने आपको जो आप लैटिट्यूड्स, और उससे पहले मैंने आपको बताया जो ग्लोब के बारे में बताया था कि ये हमारा ग्लोब है, ऐसे ऐसे करके। और उसमें मैंने आपको लाइन लाइन बताई थी कि ये जो है हमारी दैट इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री। इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री। उसके ऊपर 23.5 करके मैंने ऐसे नॉर्थ लिखा था, और जो नीचे था उसको मैंने आपको 23.5 डिग्री साउथ लिखा था। तो यानी कि ये जो 0 डिग्री के आसपास जो लाइन है ये पूरी वाली, तो जो 0 डिग्री के आसपास है ये दैट इज नोन एज, जो 0 डिग्री से नीचे है दैट इज कॉल्ड एज सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसको सॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। और जो ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ है दैट इज नोन एज कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और हम लोग जो भारत का नक्शे, जो मैंने आपको भारत के नक्शे में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बताए हैं, उसमें जो भी मैंने आपको लैटिट्यूड्स में बताया है आपको, वो सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न ही लिखा है मैंने। 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री जो है उसके आगे मैंने एन लिखा है, कहीं पर भी एस नहीं लिखा है। तो उस समय जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इंडिया जो है वो किसके अंदर, किसके अंतर्गत स्थित है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी, और मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया था कि भारत से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हिंदी में कर्क रेखा मैंने आपको बताया था, तो भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जी हाँ, 8 राज्यों से गुजरती है। तो ऐसे ही जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की मैंने आपको बात बताई है, तो जो भारत जो है वो किस में, इंडिया लाइज विद इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में जो है भारत रहता है, आता है, स्थित है। और इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कारण जो लॉन्गेस्ट डे मैंने आपको बताया है 21 जून, और लॉन्गेस्ट नाइट जो है दैट इज 22 दिसंबर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। अगर यही चीज अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर चले जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया जाता है पेपर जनरली क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी या फिर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो आप, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया है दैट कम्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि मतलब अगर ये अभी जो हमारे यहाँ विंटर सीजन है, सर्दियां हैं, जैसे दिसंबर में और जाकर सर्दियां हो जाएंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि सर्दियां जो है वो मई जून के महीने में होती हैं। हाँ, इक्वल डे एंड नाइट्स जो है वो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को होती है। तो अगर आपको सॉदर्न हेमिस्फीयर का पूछा जाएगा तो वो उल्टा हो जाता है, जबकि इक्वल डे एंड नाइट्स क्या है वो सेम ही रहेंगे,
सॉदर्न हेमिस्फेयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी। जी हाँ, सॉदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इक्वल डे एंड नाइट वो सेम ही रहेंगे, वो चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट ही चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या है, इन द सेंस दे आर वाइस वर्सा, वो वाइस वर्सा होंगे इसके लिए। तो ये इससे पहले जो मैंने बताया दैट इज तट, तटों के बारे में बताया मैंने, कौन सा किस तट को क्या कहा जाता है। तो अभी भी अगर आपको किसी को आज के टॉपिक में जितना मैंने आज पढ़ाया है, अगर कोई क्वेरी है, कुछ चीज पूछना चाहते हैं अगर आप, तो आप पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही है, क्योंकि अगर मैं टॉपिक क्लियर स्टार्ट करूंगा तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सोशल साइंस जो है वो इंडिया में से आएगा, एचपी का भी आएगा और इंडिया का भी आएगा। और जिस हिसाब से जो एग्जाम्स का जो आजकल ट्रेंड है, वो उसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को कम पूछ के इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पूछ रहे हैं। अगर नहीं हो तो आप रिसेंटली जो